स्टार्ट करें। अच्छा, सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैथड एंड वेलकम टू दिस वेरी ब्रांड न्यू सेशन। अच्छा, पता है आज ना मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ यार। और वो बात ये है कि आई वांट टू नो, मुझे जानना है एक चीज़ आपसे कि भाई, अच्छा मुझे पता है ये बहुत ही चाइल्डिश सी बात आपको लगेगी, बट कि भाई लेकिन ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हैव फेथ इन मी, लाइफ में ना एक डिफरेंस क्रिएट करेगी ये जो चीज़ मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको देना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। लाइक आपको, आपका कोई सपना है। रिमेम्बर, हर किसी के सपने होते हैं। ठीक है, तो लाइक आपको क्या बनना है लाइफ में, आपको क्या करना है लाइफ में, कोई आपके मोटिव्स हैं, क्या पर्पस है आपका लाइफ का, क्या एम है एक्चुअली। इतनी छोटी सी चीज पूछना है बस मुझे आपसे। क्या बताएंगे आप मुझे, लाइक एज ए टीचर। अगर आप मुझे जरा भी आप अपना दोस्त समझ लीजिए मुझे। ठीक है, आप जो भी मुझे मानना चाहे मान लें, लेकिन आई वॉन्ट टू नो कि भाई आपका ड्रीम क्या है, आपका एम क्या है। कोई एग्जाम हो सकता है आपके लिए, आपको फैमिली के लिए कुछ करना है, कि पर्सनल ड्रीम्स कुछ हो सकते हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, जस्ट डू लेट मी नो। आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है, ओके सर एंड मैम। आज का टॉपिक पता है क्या है हमारा? आज का टॉपिक है सर एंड मैम हमारे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके पहले क्या किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। दैट वाज वेरी क्रूशियल जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी हिस्ट्री में। ठीक है सर मैम। अच्छा, व्हेन आई से कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, क्या लगता है आपको, क्या आपके दिमाग में आता है? इंडिपेंडेंस देंगे भैया, है ना? इंडिपेंडेंस देने के लिए ये कोई एक्ट लेकर के आया होगा। क्या सच में ऐसा है क्या? ये 1947 में आया था, जिस साल हमको आजादी मिली थी। हम्म, थोड़ी सी बातें जान लेते हैं इसके बारे में, बहुत क्रूशियल है। पता है क्वेश्चंस कितने आ रखे हैं इससे? बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं सर, है ना? आपकी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज के लिए, आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल पार्ट। ठीक है, तो जीएस सिलेबस का ये आपका पार्ट है। ओके सर ना, वेरियस एग्जाम्स में आते हैं एंड वेरियस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। कि भाई ये जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, जब मैं एक बार बता दूं कि जो ब्रिटिशर्स जो लोग हैं, है ना, वो बहुत फैंसी लोग हैं भैया, बहुत फैंसी। हालांकि जब हम बात करते हैं कॉलोनाइज करने में, उस टाइम पे उनकी फैंसी घास चढ़नी चल जाती है, वो अलग बात है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द वर्ड्स, इंग्लिश, द लैंग्वेज, है ना, एक्सप्रेस करने की सब चीजों को, तो बहुत फैंसी टर्म से देते हैं। वही सब चीजें उन्हीं को लेकर के हम यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं। ये बेसिकली एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट का एक एक्ट है ये। एंड बेसिकली क्या किया इन्होंने, एक एक्ट ये इसलिए लेकर के आना जरूरी समझा कि भाई इंडिया में उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था मुस्लिम लीग कांग्रेस के अंदर ना। तो इंडिया को डिवाइड किस तरीके से किया जाए, इंडिया को डिवाइड किस तरीके से किया जाए, ब्रिटिश इंडिया को इनटू इंडियन पाकिस्तान, इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान सर। ठीक है, एंड टू मेक देम सोवरेन इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, कि भाई अगर बनाएंगे इनको तो किस कितनी सॉवरेनिटी रखनी चाहिए, ये सारी चीज उसमें उसके अंदर लिखी गई इस वाले कानून के अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख ले सबसे पहले। अच्छा, हम किस तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पर? सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड, एंड फिर हम देखते हैं बेसिकली लिखा हुआ क्या था इसके अंदर, है ना, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, एंड फाइनली हम बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म एंड इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट की। ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में, क्रोनोलॉजिकल वे में यहाँ पे काम करते हैं। एंड आपको इसकी पूरी सीरीज मिल जाएगी सारे नाम। एक तो है आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की एक सीरीज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आपका इंपॉर्टेंट एक्ट्स, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा था एक्चुअली, ये समझ लो कि भाई 1945 से लेकर के 1960 के बीच में ना, जो इंडिया, इंडिया नहीं, एशिया एंड अफ्रीका की जो बहुत सारी कंट्रीज थी, ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज, उनको क्या मिली? इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, वहां पर रेवोल्यूशन जो भी जिस तरीके से करा, तो यूरोपियन कॉलोनियल रूल, यानी कि यूरोपियन कॉलोनियल रूल का मतलब है जैसे कि आपके पोर्तुगीज है ना, फ्रांस है, ब्रिटिश तो है ही सही, है ना, तो ये जो डोमिनेंट कॉलोनियल कंट्रीज थी, उनसे उनको आजादी मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो इंडिया का भी कोई एकदम से तो मिली नहीं ना, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल फॉर जो फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे ने की, बट इट वाज अ वेरी पीसफुल वन ना। सो तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर जो मूवमेंट्स हुए, रिवोल्ट्स हुए, बहुत से मायने में अगर देखा जाए तो अनआर्म्ड और नॉन वायलेंट थे, थैंक्स टू गांधी। राइट, बात करते हैं। अच्छा ठीक है, कभी लेकर के आएंगे, अच्छा ठीक है, बहुत डिटेल में लेकर के आएंगे भाई, जब इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है, आई हैव स्पेशलिटी ऑन दिस। राइट, बात करते हैं कि थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की हुई है ना, पर्सनल लेवल पर। तो बेसिकली कभी लेकर के आएंगे उस टाइम के किस्से, तो बताओ मुझे अगर आपको सुनने हैं तो भाई, बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से वो बेसिकली सुनाऊंगा आपको। राइट, मजा आएगा आपको। तो बेसिकली जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना एनसीईआरटी वगैरह में, तो ओके,
यू विल हैव अ क्रिटिकल अप्रोच कि तू कि भाई एक बार पढ़ने के बाद आप दोबारा उसको किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से, राइट। ओके, बैकग्राउंड देख लें भाई, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं भाई। जब क्विट इंडिया मूवमेंट डिक्लेयर हुआ 14 जुलाई को, क्विट इंडिया मूवमेंट जब डिक्लेयर हुआ 14 जुलाई 1942 को, तब पता ही क्या हुआ। तब ना बेसिकली हुआ क्या कि 1945 से लेकर के 46, इस टाइम के जस्ट पहले क्या चल रहा था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था नहीं चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ना ये क्या चाह रहे थे कि भाई इंडिया से निकलो यार, इंडिया से निकलो, किसी भी तरीके से इंडिया से निकलना हमको जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब जो है लोग हमारी नहीं सुन रहे। एंड चूज तो पूरा ही लिया ना इंडिया को, अच्छे से चूज तो इन लोगों ने पहले ही लिया, राइट। अब ये चाह रहे थे कोई एक अच्छी सी डील हम कर रहे हैं, एंड यहां से निकलते वक्त ना हम बेसिकली ऐसा ना लगे कि भाई हमने हाथ झाड़ दिया या फिर दुम दबा के भाग रहे हैं। बट दे एक्चुअली एक्चुअली डिड दैट, राइट, दे एक्चुअली डिड दैट। दस, जो क्लेमेंट एटली था, ना उस टाइम पे, कौन था क्लेमेंट एटली, बताइए भाई। जो क्लेमेंट एटली की हम यहाँ पे बात करते हैं, उसकी गवर्नमेंट थी, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर था ये, है ना, यूके में। उसने क्या किया, मिशन भेजा बेसिकली यहाँ पर, उसको कैबिनेट मिशंस बोलते हैं, है ना। तीन कैबिनेट मिनिस्टर थे इसके अंदर, तीन कैबिनेट इसके अंदर मिनिस्टर थे। एक थे आपके पैथिक लॉरेंस, अच्छा पूछ लेता एक बार, है ना। एक था स्टफर्ड क्रिप्स, एंड उसके अलावा एवी अलेक्जेंडर, ठीक है सर मैम। तो इन्होंने क्या किया कि भाई कोशिश करो कि जल्द से जल्द इंडिया में किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाए, पावर ट्रांसफर किस तरीके से करें और हम वहां से किस तरीके से निकल सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंडिया में आया या मार्च में, ये वाला मिशन 1946 में इंडिया में आया मार्च में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर आकर के प्रिंसिपल्स निकाल लगाए, प्रोसीजर्स बनाए बेसिकली कि भाई गवर्नमेंट किस तरीके से बनना चाहिए। एंड फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी विद इन 3 या 4 मंथ्स में ही, मई में बेसिकली इनकी रिपोर्ट्स आ गई, है ना, 1946 में। इनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद क्या हुआ कि भाई अब जो कैबिनेट मिशन जो प्लान था, कैबिनेट मिशन जो था आपका, वो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे फ्लॉज तो थे ही सही, है ना। लेकिन इसको बेसिकली मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया फाइनली, ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशंस बेसिकली अगर बता दूं मैं आपको, देखो मोटा मोटा बता देता हूँ कि भाई कैबिनेट मिशंस क्या था। ये चाहता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर हैं उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाए, है ना। इन्होंने स्टार्टिंग में तो क्या कहा था कि भाई जो पाकिस्तान बनेगा ना, वो पाकिस्तान, इसको मैं मिटा देता हूँ बेसिकली, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा मिल जाए, राइट। ओके। अच्छा, हम यहाँ पे पता है क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई कैबिनेट जो मिशन था वो किस तरीके से उसने यहाँ पर सजेशंस दिए, एंड किस तरीके से उसने यहाँ पर काम किया, है ना, उसको लेकर के हमें चल रहे हैं। ओके, देख लेते भाई इसको, क्या जड़ है ये, क्या जब बात करते हैं क्या क्या बीमारी है। तो बेसिकली बात करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले तो जो पाकिस्तान था उसकी डिमांड को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। कि भाई जो मुस्लिम स्टेट इस तरीके से एक बनना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका क्या होगा, है ना। अगर बंगाल एंड पंजाब को अगर हम पार्टीशन कर देंगे, इट वुड इम्पैक्ट द डीप रूटेड जो रीजनल टाइज है ना। इसने ये भी कहा कि भाई अगर आर्म फोर्सेस का डिवाइडेशन किया जाएगा, आर्म फोर्सेस को अगर डिवाइड कर दोगे आप बिटवीन द टू नेशन, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है, इसके रिजल्ट तो बहुत ही डेंजरस आएंगे, ठीक है। तो ये जो दो चार चीजें थी जो इन्होंने एनालिसिस किया उसका, है ना। इन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस थे वहां पर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। अब कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में उनको कर दिया डिवाइड, ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि जो बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर कोई ग्रुप ऑफ स्टेट या फिर कोई स्टेट इन ग्रुप्स में से बाहर निकलना चाहता है ना, तो भी निकल सकता है, उसका भी इन्होंने अरेंजमेंट करके रख दिया। वही बात है कि भाई या तो आप इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, या फिर जो है आप अलग से भी रह सकते हो, ठीक है। लेजिस्लेचर किस तरीके से बनेगी एंड आपके एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करेगी, तो 3 टायर स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चंस यहीं से पूछते हैं भाई कि भाई 3 टायर जब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशंस के अंदर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, दोनों ही लेवल पर। कहाँ पर, प्रोविंशियल लेवल पर भी, एंड आपके जब हम बात करते हैं यूनियन लेवल पर भी, ठीक है। एंड उसके बाद कहा इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जाएगी विद 292 इलेक्टेड मेंबर्स, है ना। एंड जो कि प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे, जो होंगे 4 रिप्रेजेंटेटिव प्लस 4 जो होंगे आपके, वो होंगे जो होते हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, है ना, वहां पर। एंड जो 93 है ना इनके अलावा, वो प्रिंसली स्टेट्स होंगे, जो राजा महाराजा वाला जो है
स्टेट वहां से होंगे। तो ये तो हो गए आपके इलेक्टेड। 4 क्या हो गए आपके कमिश्नर्स, जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है। एंड 93 हो गए प्रिंसली। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं भाई, काफी बार ये आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या कहा कैबिनेट मिशन ने, ये कहा कि भाई जो यूनियन है ना उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी। जो यूनियन है उसके पास होगी एब्सोल्यूट पावर। क्या होगी? एब्सोल्यूट पावर्स होगी, है ना, जैसे कि आपके डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर के। उसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं, उसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं, वो प्रोविंसेस को उसके लिए ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंसेस को उसके लिए ऑटोनॉमी दी गई, है ना। ओके। अच्छा, इसमें जो रेस्टिड्यूरी पावर्स थी ना, वो भी आपको किनको दी गई? आपके इसको, प्रोविंसेस को। राइट। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको फ्री डिक्लेयर करके इन्होंने कहा कि भाई उनके पास चांस, इसके उनके पास चॉइस है, या तो वो इंडिया ज्वाइन कर ले, राइट, या फिर उनके जो सक्सेसर स्टेट था, जिससे बेसिकली कोई बड़ा स्टेट, जैसे मध्य भारत है ना, हम बात करते हैं यूनाइटेड प्रोविंस है, उसमें से कोई प्रिंसली स्टेट निकला है, तो वो अपने सक्सेसर स्टेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास इस तरीके से राइट्स है। यानी कि अगर आपको इसके अंदर आना है टेरिटरी में, या किसी अंदर के किसी अदर स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में, तो आप आ सकते हो। कुल मिला के बात यहाँ पर इन्होंने ये करी। अच्छा बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं एक, चलो बता देता हूँ कि भाई जुलाई 1946 में क्या होते हैं? जुलाई 1946 में इलेक्शन होते हैं। जुलाई 1946 में क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं, है ना। कौन से इलेक्शन? जो प्रोविंशियल इलेक्शंस है ना, ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शंस वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन यहाँ पर लेकर के आ गए। एंड जो, राइट, यहाँ पर इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन उसके बाद जुलाई में, इसी वक्त इसी टाइम पे जुलाई में क्या हुआ? जो मुस्लिम्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। उन मुस्लिम्स ने, मुस्लिम लीग ने जब हम बात करें, तो अपना सपोर्ट उन्होंने वापस ले लिया कि भाई हम नहीं मानते इस तरीके की। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो प्रोविंसेस है, उनका जो ग्रुपिंग सिस्टम जो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया था, उससे नकार दिया जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। तो मुस्लिम लीग ने कहा, मुस्लिम लीग ने इंस्टेड पता है क्या कहा? मुस्लिम लीग ने कहा मारो भाई सबको। पता है उसको क्या बोला इन्होंने? डायरेक्ट एक्शन डे। ये बहुत खतरनाक एक इंसिडेंट था जो कि मुस्लिम लीग ने ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया था। 16 को 16 को 1946 में ये वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की गई थी। बहुत लोग मारे गए, इसके अंदर दंगे कराए गए मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। पूरे सबको पता है इस चीज को लेकर के। डायरेक्ट एक्शन देगा मतलब ही वही है, या तो हमें पाकिस्तान दो, या फिर हम यहाँ पर इस तरीके से वायलेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर होती है वही बातें, चीतें करते हैं यहाँ पर लोग, है ना। 20 फरवरी 1947 में क्या होती है? 20 फरवरी 1947 को एटली ने अपना डिक्लेरेशन दिया। ठीक है, एटली कौन? वहां का क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर, कि भाई इन्होंने एक प्लान दिया कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देते हैं, और एक प्लान लेकर के आया है सामने, उसको एटलीज डिक्लेरेशन बोला गया। ठीक है, एंड उन्होंने कहा कि भाई 30 जून 1948, 1948 क्या रहेगा आपका? ये बेसिकली डेडलाइन रहेगी, यानी कि इस दिन आपका फर्स्ट डेट थी बेसिकली कि इंडिया को इंडिपेंडेंस इस दिन दे दी जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पावर इस दिन हो जाएंगे, जो कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप से जो कि वो लीड कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के लोग भी, यहाँ की पार्टीज भी क्या कर गया उनको, यहाँ की पार्टीज भी खुश भाई। ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिया। एंड इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हिंट दे दी थी भाई, इसी के अंदर इन्होंने हिंट दे दी थी पार्टीशन की। इन्होंने इसी के अंदर हिंट दे दी थी पार्टीशन की। ठीक है, इन्होंने इसी के अंदर हिंट दे दी पार्टीशन की, कि भाई कि भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली असेंबली होगी, वो फुली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है। जैसे मुस्लिम लीग वहां पर ज्वाइन नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगा ना, वो इन फेवर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो लॉर्ड माउंट बेटन है, उसको इन्होंने क्या करा? इसी का बेसिकली पार्ट है। लॉर्ड माउंट बेटन को इन्होंने क्या बना दिया? नया वॉइसरॉय बना दिया इंडिया का। नया क्या बना दिया? वॉइसरॉय बना दिया। अब वॉइसरॉय महाराज यहाँ पर आए हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू से बड़ी इनकी जो थी दोस्ती थी। ठीक है, हालांकि बहुत सारी डिबेट्स है इसको लेकर के, बताएंगे कभी यार, है ना, इन डिटेल में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, डिमांड करो भाई, कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपको इस तरीके की कोई नई बातें सुननी है, जो कि किताबों में नहीं लिख रही है। ठीक है, ये जो पढ़ाई जाती है आमतौर पर, सिलेबस के बाहर भी चीजें हैं भैया, लिख करके गए हैं लोग, बताएंगे कभी। 3 जून को क्या किया? 3 जून 1947 को माउंट बेटन क्या कहता है कि भाई ये मेरा प्लान है, माइक से रेडियो पर अनाउंस कर देता है कि भाई पावर जो है इमीडिएट पार्टीशन भी होगा, और इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर भी होगी। ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ बेसिकली पार्टीशन भी यहाँ पर होगा। अच्छा, होता क्या था, ये जो जैसे भी इन्होंने प्लान, एटली ने डिक्लेरेशन किया ना, सब रेडी था उनके पास पार्टीशन वगैरह। माउंट बेटन को प्लान लेकर के भेजा कि भाई जा वहां के जाके टुकड़े करके आ जा, दोनों देश बना दे, है ना। तो माउंट बेटन को उसी के लिए जैसे यहाँ पर भेजा गया।
बात कर लेते हैं सेकंड चीज। अब बताता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, वो तो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव तो देख लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी बहुत ना बात ये समझ लो कि भाई जो माउंट बेटन है, जो माउंट बेटन प्लान है, उसके कुछ किस्से कुछ प्रोविजंस बता देता हूँ उसके अंदर के, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। इनके मेन प्रोविजन है कि भाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी कहां पर, पंजाब में प्लस आपके बंगाल में। पता है लिख के क्यों बताता हूं मैं, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। जब तक एटलीस्ट जिंदगी भर मतलब यहाँ पे, जब तक आप एग्जाम नहीं लिख दोगे, अगर आपने इसको 4-5 बार देख लिया ना, पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ, पर्सनल गारंटी, है ना, भूलोगे नहीं आप। 4-5 बार या तो देख लो, या 2-3 बार देखते वक्त इसके नोट्स बना लो, फिर क्विक क्विक उसके रिवीजन आप करते जाना। ठीक है, बहुत अच्छा अप्रोच है। मैं चाहता हूँ ना टाइप करके लिख सकता हूँ सारे नोट्स। आ जाना टेलीग्राम पे, सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो नीड टू पे एनीथिंग टू एनीवन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मैं इसे पढ़ाऊंगा भाई, है ना, कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पंजाब और बंगाल की आपके, उन्होंने कहा कि भाई इनको दो ग्रुप्स में यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, मुस्लिम्स में एंड हिंदूज में। ठीक है, एंड उन्होंने कहा कि भाई ये वोट करेंगे फॉर द पार्टीशन, आपके वोटिंग होगी यहाँ पर पार्टीशन के लिए। अगर सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाता है तो बेसिकली पार्टीशन आपका होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। इन्होंने कहा कि दूसरा है कि अगर पार्टीशन होता है तो दो डोमिनियंस बनेंगे, दो इंडिपेंडेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज बनेगी। ठीक है, अगर पार्टीशन होता है तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी, दो सोवरेन बनेंगे, सॉरी डोमिनियंस बनेंगे, है ना। अब इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, जो सिंध वाला रीजन था, सिंध वाला रीजन पता है ना आपको, कि भाई अगर हम देखें तो ये इंडिया वाला रीजन है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ना यहाँ पे, ये सिंध वाला रीजन है, पाकिस्तान वाला रीजन। ठीक है, इनको कहा कि भाई आपके पास पावर है टू ज्वाइन एनी ऑफ द डोमिनियन, किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये माउंट बेटन प्लान के बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरा कहा कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यूपीएससी में क्वेश्चन आया इससे, यूपीएससी में क्वेश्चन आया, बता दूं मैं पहले आपको, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, एंड उसके अलावा प्लस सिलहट। सिलेट कौन सा वाला रीजन, आपके बंगाल वाला। ठीक है, उसमें क्या कहा कि भाई उससे भी वहां पर रिफरेंडम होगा। तो वहां पे क्या किया जाएगा, रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब बस वही है यार, वोटिंग वगैरह, कि भाई कि ये कौन सी आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कौन से डोमिनियन को यहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद एक होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन होगा, वो नो लॉन्गर बी कॉल्ड एज दी आपके एम्परर ऑफ इंडिया। कौन, ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्वीन है। ठीक है सर मैम। उसके बाद अब बात करते हैं, इंडिया वुड बी ग्रांटेड फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। तो माउंट बेटन प्लान की वो डेट थी 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947। बेसिकली इसके पीछे का वो रास्ता यार, कि जो हम बात करते हैं ना कि जापान ने सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो वाली डेट उसको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो था वो आपका बेसिकली पूरी हम जब बात करते हैं माउंट बेटन प्लान था ये। तो पार्लियामेंट ऑफ यूके ने इसको रेटिफाई कर दिया, माउंट बेटन प्लान को। अरे कि भाई इसी को ही, माउंट बेटन प्लान को ही रेटिफाई करके इन्होंने क्या बना दिया, आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो जब अगर कोई पूछे कि किसका ड्राफ्ट था या किसका प्लान था जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को बनाता है, तो वो माउंट बेटन प्लान था आपका। अब बताइए, कोई इस तरीके से पढ़ाता हो तो बता देना भाई मुझे को, है ना। 18 जुलाई 1947 को ये हो गया पास, है ना, एंड इम्प्लीमेंट इसको कब से कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 से। ठीक है सर मैम। बात कर लें ऑब्जेक्टिव्स की, बिल्कुल कर लेते भाई। देखो, जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो था कि भाई दो सेपरेट डोमिनियंस बनाए जाएंगे। डोमिनियंस का मतलब ये होता है कि भाई सोवरेन स्टेट नहीं हो आप पूरी तरीके से, सोवरेन स्टेट्स नहीं हो आप पूरी तरीके से। एंड अच्छा, बहुत सारे मायने हैं यार इसके, अब मैं क्या बताऊं, कि भाई ब्रिटिशर, एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था यहाँ पर, जो कि इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखता था। ये कॉमनवेल्थ के पार्ट है, उस टाइम पे कॉमनवेल्थ के पार्ट बने रहेंगे। ठीक है, वो सब चीजें है ना। तो इंडियन पाकिस्तान दो डोमिनियंस बनेंगे। सेकंड, कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, जो कि मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो में जाकर के देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, उसको हटा दिया। एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो स्मूथली हो जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर स्मूथली हो जाए, प्लस आपके पीसफुली हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या पीसफुली हुई थी क्या, आपको पता है ना, पार्टीशंस के जो हॉरिबल हमको सीन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो राइटिंग्स, एंड जब हम बात करते हैं बहुत सारी नॉवेल्स उस पर लिखी गई है, आंखों देखा ठीक है, आंखों देखा, जब हम बोलते हैं ना किस्सा सुनाए जाते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर बताई गई थी। राइट सर, एक खुशवंत सिंह करके जबरदस्त नॉवेलिस्ट है इंडिया के, खुशवंत सिंह। उनकी एक हम जब बात करते हैं, एक नॉवेल है बेसिकली, ट्रेन टू पाकिस्तान वाली, उसको पढ़ना है आप एक बार, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना, पता चलेगी चीजें। बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। बिल्कुल सर, है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से तो क्वेश्चंस आते हैं।
यही आता है ना बेसिकली, है ना। बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस एक्ट की क्या है, फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है स्टिक टू द अपन मेन टॉपिक रहेंगे। दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगे, कि भाई दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना लो, एक का नाम इंडिया रख देंगे, एक का नाम पाकिस्तान रख देंगे, एंड ये अपने आपस में खेलते रहेंगे फिर घर घर। ठीक है, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स इस तरीके से बातें करते हैं कि भाई जो पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सरसाइज की जा रही थी वो अब इन दो डोमिनियंस को दे दी जाएगी। ठीक है, इन दोनों डोमिनियंस को दे दी जाएगी। सेकंड, कि भाई एक गवर्नर जनरल होगा यहाँ पर। क्या होगा, मैंने कहा ना आपसे, अरेंजमेंट पूरा करके जाते हैं वो। गवर्नर जनरल यहाँ पर होगा फॉर ईच डोमिनियंस, अपॉइंटेड बाय हिज मैजेस्टी। ठीक है, अपॉइंटेड बाय हिज मैजेस्टी। ठीक है, अब जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे वो स्टार्टिंग में क्या कौन बन गया हमारे, कौन बन गया बताइए, है ना। सबसे पहले कौन बने थे बताइए, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल का नाम बताओ। और इंडिया में तो माउंट बेटन ही था, है ना। माउंट बेटन के बाद फिर हमारे गोपालाचारी आ गए थे। बात करते हैं भाई कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ पावर्स का इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है। वो जो ब्रिटिश क्राउन है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ब्रिटिश क्राउन है ना, ब्रिटिश क्राउन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट इन टेरिटरीज जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। पूरी ब्रिटिश इंडिया से यहाँ पर हम निकल के जा रहे हैं। सेकंड, जो सुजारनिटी थी, जो सुजारनिटी होती है गवर्नमेंट की ऑफ द यूके, जो इंडियन स्टेट, सुजारनिटी मतलब हक मान लो एक तरीके से, हक, है ना, कि इंडियन स्टेट पे वो लैप्स हो चुके हैं अब, वो लैप्स हो चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का हक नहीं है। जितनी भी ट्रीटीज थी, वो एग्रीमेंट थे, वो जितने भी साइन किए ब्रिटिश क्राउन ने, रूलर्स ने, है ना, उसके बेसिस पे अगर हम देखें वो सारी लैप्स हो चुकी हैं। ये सब यहाँ पर बात की गई। तीसरी बात कर लेते हैं जो लेजिस्लेचर है ऑफ दिस डोमिनियंस, उसका क्या। तो जो लेजिस्लेचर यानी कि जो कानून बनाते हैं ना, पार्लियामेंट की है वही बात। इतना तो समझ में आता है ना, मैं आपको ये वर्ड्स बोलता हूँ, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिए, और इजी करके बता दूंगा आपके लिए, है कि नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत इजी चीजें करके बता देता हूँ मैं। ठीक है, द लेजिस्लेचर ऑफ ईच डोमिनियन शैल हैव द पावर टू मेक लॉज इन देयर डोमिनियंस, की भी कानून बना लो आप अपने अपने हिसाब से, है ना। एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून भी आप बना सकते हो यहाँ पर, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून भी आप यहाँ पर बना सकते हो। एंड गवर्नर जनरल जो होगा वो असेंट देगा इन सब कानून को। ठीक है, एंड वो रिप्रेजेंट करेगा प्लेजर ऑफ द मेजेस्टी। एंड गवर्नर जनरल होगा वो टू एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, जो गवर्नर जनरल है आपका, उसको मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो क्या करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, है ना, एडवाइस करेगी। तभी तो बेसिकली पावर हम बात करते हैं। दूसरा हमने बात की, नो एक्ट इनेक्टेड बाय द यूके पार्लियामेंट शैल एक्सटेंड और डीम टू बी एक्सटेंडेड टू दिस डोमिनियन, यानी कि अब कोई भी कानून वहां पर बने तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा वो। ठीक है, खत्म है उनकी अब सारी चीजें। उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ बंगाल, पंजाब एंड असम की। हम बात यहाँ पे ये भी जो बाउंड्रीज थी असम की एंड जो बंगाल की एंड पंजाब की, तो वो बाउंड्री कमीशन जो यहाँ पर बेसिकली लाया गया, जो बाउंड्री कमीशन लेकर के आया गया, बाउंड्री कमीशन यहाँ पर लेकर के आया ठीक है, जिसको बेसिकली किसने लीड किया था, मिस्टर रेड क्लिफ ने। किसने, रेड क्लिफ ने। तभी तो रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, है ना। एंड जो चाइना वाली बॉर्डर है बेसिकली वो तो 90s उसकी बात है। उसकी हम जब बात करते हैं वो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन। ठीक है, एंड ये जो है पाकिस्तान वाली लाइन, ये वाली इधर वाली वेस्टर्न पार्ट में, ये आपके रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिविल सर्विसेज पोस्ट पोस्ट की। तो सिविल सर्विसेज को लेकर के कहा है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो क्लियरली बोलता है ये चीज कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी डेफिनेटली, है ना। उसके अंदर रिजर्वेशन जो है सब पोस्टेस का, तो वो सब जो है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगा, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये। एंड एवरी सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जितने भी सिविल सर्वेंट्स है वो सेक्रेटरी ऑफ द, आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा ही होता है ना, है ना। उसी के अंदर रह करके सब काम करते हैं और उनकी कौन से, राइट, ओके। एंड दूसरा जो जज होंगे फेडरल कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, वो बेसिकली होंगे वो भी अंडर दिस एक्ट ही हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। आर्म फोर्सेस की बात कर लें। आर्म फोर्सेस जो है इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि भाई पार्टीशन कमेटी बनेगी एक, पार्टीशन क्या बनेगी, कमेटी। पार्टीशन कमेटी बनी विच हैड टू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच डोमिनियंस, जिसको वाइसरॉय हेड करेंगे, वाइसरॉय हेड करेंगे। लेटर इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय द आपके ये हम बात करते हैं ना पार्टीशन काउंसिल के द्वारा। ठीक है, वही डिसाइड करेगी कि किस तरीके से आर्म फोर्सेस का डिवाइडेशन होगा, है ना, वो सब चीजें। तो बाद में उन्होंने ये सब चीजें बातें करी थी, राइट। ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बात कर ले थोड़ी सी क्रिटिसिज्म की, कि भाई सबसे पहले तो टू नेशंस थ्योरी जो है इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। टू नेशंस थ्योरी, है ना, जिसके इंडिया हमेशा से खिलाफ था पहले उस टाइम पे, है ना। अब तो जब हम बात करते हैं ना इसराइल और फालिस्तीन की बात, इसराइल और फालिस्तीन की बात को लेकर के, हालांकि ये बहुत अजीब चीज है भाई। इंडिया इसराइल का जो सिस्टम है ये बहुत डिफरेंट है इंडिया के केस से।
जो इंडिया स्टैंड है विद द टू स्टेट नेशन इन केस ऑफ दिस इजराइल पैलेस्टाइन इशू। तो हियर वी कैन से कि इंडिया का जो स्टैंड है ना, इट्स वेरी गुड। इंडिया का स्टैंड जो है वो आपका जस्टिफिएबल है। लेकिन इंडिया पर्सनल केस में नहीं, ये नहीं मानता था उस टाइम पे ना। उस टाइम पे नहीं मानते थे भाई, हम तो एक ही हैं लेकिन बस फलस्तीन की धरती पे इजरायली बसे थे बहुत टाइम, बहुत सालों पहले, है ना। जी, जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड वॉर्स में, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि कॉलोनियल मास्टर्स बोलते थे कि भाई हमारी मदद करो, हमारे साथ पार्टिसिपेट करो, आपको जमीन देंगे फलस्तीनी धरती पर। फिर बाद में इसराइल एक्सपेंड हुआ, वो सब चीजें यार। एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी ऑफ दिस, लाइक राइट नाउ मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप मांगेंगे तो जरूर इस पे टॉपिक लेकर के मैं आऊंगा, ठीक है। ब्रिटिश कहते हैं दम विद दुम दबा के यहाँ से निकल लिए, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म है। ये कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इन्होंने बहुत जल्दी से यहाँ पर जल्दबाजी में कर करके, विदाउट अरेंजिंग अ प्रॉपर पार्टीशन डिटेल्स, रफ बाउंड्री बना करके आप जा करके मैप्स पर कर दिया भाई कि यहाँ से यहाँ पर, पता है ऐसे ऐसे घर भी हैं, ऐसे ऐसे घर भी हैं कि भाई जो कि पार्टीशन ने उसको बीच से काट दिया, ये आधा पाकिस्तान में आधा हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली लाइब्रेरीज उनका डिफरेंशिएशन उनका उनको अच्छे से डिवाइड नहीं किया, स्कूल्स का बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन जो है उसने बाद में जो डिक्लेयर की थी पोजीशंस, उसको लेकर के यहाँ पर बातें चीतें हुई है ना, उसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि भाई कॉलोनियलिज्म इंडिया से पूरी तरीके से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, है ना। कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया एंड इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एंड जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो खत्म हो चुकी थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, अब उसके पास जो पावर्स है वो क्राउन से नहीं आती है, वो आती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इन्होंने यहाँ पर बात की, है ना, ये इसका एक इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। उनके शब्दों में अगर कहूँ तो इस वाले एक्ट ने जो है डोमिनेशन जो है ब्रिटिश का ओवर इंडिया, उसको खत्म कर दिया। इन्होंने एक बात की एंड उन्होंने कहा कि भाई ये इनकरेज करेगा आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए, गुडविल, इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए विद द अदर नेशंस आल्सो। सो देयर इज नो डाउट कि ये एक्ट जो था उसने फ्रीडम तो दी दोनों डोमिनियंस को, बट इट आल्सो लेफ्ट बोथ द कंट्रीज विद अ प्रोमिनेंट स्कार ऑफ their रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसे भाई जो कि हमेशा के लिए बिछड़ चुके हैं और वो भी नफरत के साथ में, ठीक है। तो ये सब चीजें लेकर के हम इसमें चलते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद हम इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की भी बात करते हैं, जिसके दो फेजेस में होते हैं ना, जैसे कि सारे स्टेट्स, उसके अलावा कश्मीर, हैदराबाद, और हम जब बात करते हैं जूनागढ़, इनको बाद में लिया लिया गया अंदर, राइट। कौन थे इसके हीरो, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर, राइट। एंड फिर जो है बात करते हैं दूसरे स्टेट्स की, जैसे कि हमारे पुडुचेरी हो गई, है ना, दमन नदी हो गई, ये सब चीजें बाद में, गोवा हो गया, है ना, बाद में हमने उनको वहां से ले लिया। तो वो हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है सर मैम। एंड अगर आप चाहेंगे तो इसमें भी लेकर के आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद वाले जितने भी एक्ट्स हुए थे। जैसा कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेंगे 1956 का। यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी बता दूंगा। उसके अलावा बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज का जो एक्ट था, फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था हमारा 2019 का, जो कि जिसको यूटी बना देगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में। जब तक ले क्या करोगे, इसको शेयर करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। समझ में आया क्या, है ना? अगर आपके मगज में बातें जा रही है तो प्लीज इसको जो है शेयर कर दो एंड इसको जितना हो सके उतना स्प्रेड करो, ठीक है। एंड लाइक द सेशन, ओके, लाइक द सेशन। एंड मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे सर एंड मैम।